एसबीआई। जी हां दोस्तों, ये वही बैंक है जिसके 990 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या फरार हो गया था। लेकिन फिर भी ये बैंक भारत की लार्जेस्ट बैंक है। वैसे तो हम लोगों में से ज्यादातर लोगों का अकाउंट इस बैंक में होता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बैंक की शुरुआत क्यों की गई थी? असल में इस बैंक को अंग्रेजों ने इसलिए शुरू किया था ताकि वो उनके खिलाफ खड़े होने वाले भारतीयों को मौत के घाट उतार पाएं। इस बैंक की शुरुआत 2 जून 1806 ईस्वी यानी कि आज से करीब 218 साल पहले की गई थी और उस समय इस बैंक का नाम बैंक ऑफ कलका रखा गया था। असल में 1798 में रिचर्ड वेलेस को इंडिया का गवर्नर बनाकर ब्रिटेन से भारत भेजा गया था और इसने आते ही लोगों की नाक में दम करना शुरू कर दिया। रिचर्ड ने आने के एक साल बाद 1799 में टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया। फिर इसके 4 साल बाद अंग्रेजों और मराठाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसे आज हम सेकंड एल्गो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में रिचर्ड वेलेस को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेज एक बैंकिंग सिस्टम के जरिए उन तक पैसे पहुंचाने का काम करते थे ताकि इन पैसों की मदद से वेलेस युद्ध में अपनी साइड को और भी मजबूत बना सके। उस टाइम तक तो इस बैंकिंग सिस्टम का कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, लेकिन बाद में इसी को ही बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम दे दिया गया। इसके बाद से 2 जनवरी 1809 को इस बैंक का नाम एक बार फिर से बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। इसके बाद से फिर दौर आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 प्रेसिडेंट बैंक की शुरुआत की, जिसमें पहला था बैंक ऑफ बॉम्बे, दूसरा था बैंक ऑफ मद्रास। असल में प्रेसिडेंसी बैंक्स में वो बैंक्स आते हैं जिन्हें करेंसी नोट्स इशू करने का अधिकार होता है। अब इन बैंक्स को देखकर कुछ इंडियंस ने खुद का प्राइवेट बैंक बनाने का सोचा, लेकिन किसी को भी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। इन प्राइवेट बैंक्स में से सबसे ज्यादा फेमस हुआ यूनियन बैंक, जिसे 1828 में रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी और उस समय के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से गिने जाने वाले द्वारकानाथ टैगोर ने शुरू किया था। इसके बाद से 1862 में ब्रांचेस पटना, मिर्जापुर और बनारस के अंदर अंदर ही इस्टेब्लिश की गईं, ताकि वहां उस पर्टिकुलर जगह से भी आजादी के लिए उठने वाली आवाजों को दबाया जा सके। 1861 के दौरान ही करेंसी एक्ट को लागू कर दिया गया और बैंक ऑफ बंगाल इकलौता एक ऐसा बैंक था जिसे अंग्रेजों के दौर में नोट जारी करने का अधिकार मिला था। इस बैंक को वैसे तो ब्रिटिशर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बहुत सारे इंडियन कस्टमर भी थे, जिनमें से साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, पॉलिटिशियन दादा भाई नौरोजी और नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। दोस्तों, अब तक हमने यह जाना कि इस बैंक की शुरुआत 218 साल पहले किस तरह से हुई थी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर यह बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 27 जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बंगाल के साथ साथ 2 और बैंक्स थे। पहला बैंक ऑफ बॉम्बे, दूसरा बैंक ऑफ मद्रास। इन दोनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर आया 1947, जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी और इसके बाद भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले की तरह ही अपनी सर्विस देता रहा। दोस्तों, आजादी के 8 साल बाद तक भी ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही रहा, लेकिन 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके 60% स्टेक अपने कंट्रोल में ले लिए और फिर 30 अप्रैल 1955 को इस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आगे चलकर 1969 से 1985 तक एसबीआई ने बैंक ऑफ बिहार, नेशनल बैंक ऑफ लाहौर, कृष्णराम बलदेव बैंक और बैंक ऑफ कोची को एक्वायर कर लिया। साथ ही एसबीआई में वो 7 रीजनल बैंक भी शामिल हो गए, जिनकी शुरुआत कभी उनके स्टेट्स के राजाओं ने की थी। इस तरह से एसबीआई 23% शेयर मार्केट के साथ इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है और इस बैंक को वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में भी गिना जाता है, क्योंकि ये बैंक अकेले ही लाखों लोगों को रोजगार देता है। दोस्तों, एसबीआई एक मोस्ट ट्रस्टेड बैंक है जिसके पास 48 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर हैं। इसकी सर्विस से परेशान होने के बावजूद भी लोग एसबीआई को क्यों चुनते हैं? क्योंकि सबसे पहले एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए 22,405 से भी ज्यादा ब्रांचेस खोल रखे हैं
साथ में 65,627 एटीएम और 72,000 कस्टमर सर्विस पॉइंट इस बैंक को गांव-गांव तक पहुंचाता है। इसके अलावा फॉरेन मार्केट्स में भी इसका एक बड़ा प्रेजेंस देखा जा सकता है, क्योंकि SBI 36 देशों में भी अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो कि प्राइवेट बैंक्स के एवरेज मंथली बैंक्स को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए भी SBI एक बेस्ट ऑप्शन बनकर सामने आता है, क्योंकि जहां प्राइवेट बैंक में 10 से 15,000 तक का मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस आपको अकाउंट एक्टिवेट रखने के लिए चाहिए होता है, वो SBI में सिर्फ 1,000 रुपए है। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा कि SBI की इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं कि देश के हर कोने में आपको इसकी सर्विस मिल जाती है। ऐसे में कस्टमर गरीब हो या अमीर, हर कोई इनकी सेवाओं का बराबर फायदा उठाता है, जबकि ज्यादातर प्राइवेट बैंक सिर्फ प्रीमियम कस्टमर को ही सर्विस देने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। इसी वजह से वो उन एरियाज में अपना ब्रांचेस ओपन नहीं करते जहां से उनके टारगेट अचीव ना हो सकें। कई जगहों पर तो SBI ने अपनी सोशल एग्रीकल्चर ब्रांचेस भी खोल रखी हैं, जिनकी मदद से यह किसानों को फसल बीमा से लेकर पशुपालन के लिए तरह तरह की स्कीमों का लाभ देता है। जैसे कि आपको पता है कि ये एक गवर्नमेंट बैंक है, इसीलिए सरकार जो भी स्कीम लागू करती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम भी SBI सबसे ज्यादा करती है। दोस्तों आप खुद सोचिए, जब किसी बैंक से कस्टमर को इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हों और जहां प्राइवेट बैंक्स महंगी सर्विस फीस, मेंटेनेंस फीस और कई तरह के चार्जेस लगाते हों, ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस पर लोगों का भरोसा तो रहेगा ही। लेकिन दोस्तों इस बैंक पर सिर्फ अकाउंट होल्डर्स का ही भरोसा नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स भी इसे खूब पसंद करते हैं। दोस्तों इस बैंक की तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो हर किसी को पसंद आती हैं, इस वजह से ये बैंक चर्चा में रहती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस बैंक की सर्विस ले रहे हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।